रंगीले राजस्थान की मरुधरा में आप सभी का स्वागत है। जो यहाँ की अरावली है वो पूरे पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में सबसे प्राचीन अरावली है, जो कि यहाँ की एक शोभा बढ़ाने के लिए, राजस्थान का गौरव बढ़ाने के लिए अपने आप में एक अद्भुत पहाड़ की तरह आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान ने पूरे विश्व में जो है वो एक मारवाड़ी समाज दिया है, जो कि बिजनेसमैन के लिए जाना जाता है। और वो भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर उसकी जो बिजनेसमैन को लेकर धौक है वो देखी जा सकती है। इसके अलावा राजस्थान के झीलें और यहाँ की नदियाँ जिस तरह से हुंकार भरती हैं, उस हुंकार को पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर देखा जा सकता है। और उसी की गौरावन जो ये गौरव है राजस्थान का, उसको देखने के लिए यहाँ पर लाखों पर्यटन विदेशों से आते हैं और हम उसका स्वागत करते हैं अपने महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र बजाकर। तो इसके अलावा हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र पर, और राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र में हमने दो वाद्य यंत्र यानी दो प्रकार इसके पढ़ लिए हैं। आज हम तीसरे प्रकार पर बात कर रहे हैं, अवनद वाद्य यंत्र। तो स्टार्ट करते हैं आपका कीमती समय ध्यान में रखते हुए। अगर हम बात करें अवनद वाद्य यंत्र की, तो लकड़ी, धातु या खाल, इस इन तीनों के माध्यम से जो है अवनद वाद्य यंत्र का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें मृदंग की, तो मृदंग जो है वो इसको पखवाज भी कहते हैं, और ये बकरे के खाल से इसका निर्माण होता है। गांवों में जब कीर्तन होता है, यानी सत्संग जिसे कहा जाता है साधारण भाषा में, उस समय मृदंग का प्रयोग होता है। और इसके अलावा रावल जाति जो है इसका सबसे ज्यादा प्रयोग करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें ढोल की, ढोल तो आपने हमेशा देखा होगा। प्राचीन समय में जिस समय अभी जो रिमैक्स डीजे का प्रोग्राम लेकर आप लोग सभी लोग अपनी शादी में आते हो, लेकिन प्राचीन समय में उसका जो काम करते थे वो ढोल था। यानी ढोल को एक बहुत बड़े रूप में प्राचीन समय के अंदर एक डीजे के रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता था, और उसी ढोल को हम आज पढ़ रहे हैं। इसका निर्माण जो है वो चमड़े के से होता था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तीज के त्योहार पर इसको सर्वाधिक बजाया जाता है, और गले के अंदर डालकर इसका जो है वो इसको बजाते हैं। इसके अलावा हम इसके प्रयोग की बात करें तो गैर, कच्छी घोड़ी और इसके अलावा ढोल नृत्य के अंदर इसका प्रयोग होता है। और गैर नृत्य की बात करें तो ये शेखावटी के अंदर प्रसिद्ध है। कच्छी घोड़ी जो है, सॉरी माफ करिएगा, गैर जो नृत्य है वो मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध है। और कच्छी घोड़ी जो नृत्य है वो मैं बात करूं तो कच्छी घोड़ी शेखावटी के अंदर इसका सर्वाधिक ये प्रसिद्ध है, लेकिन कुछ जगह कुचामन, परबतसर और डीडवाना के अंदर भी कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें ढोल नृत्य की, तो ढोल नृत्य में जालोर का ढोल नृत्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जो बार बार पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें ढोलक की, यानी ढोल से ढोलक बना है, इसका छोटा रूप ही ढोलक कहा जा सकता है। इसके अलावा ढोलक की बात करें तो इसमें इसका निर्माण जो है वो चमड़े से किया जाता है, और ढोलक का छोटा रूप ही ढोलक है। इसके अलावा इसको दोनों हाथों से बजाया जाता है, और नट जाति के द्वारा, यानी नट लोग जो हैं इसको सर्वाधिक बजाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें नौबत की, तो नौबत जो है इसका निर्माण होता है भैंस की खाल से, यानी भैंस की खाल से जो है नौबत का निर्माण होता है, और मंदिरों के अंदर इसको बजाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें दरबार के मुख्य द्वार पर इसका जो है, प्राचीन समय में जब राजा महाराजा दरबार के अंदर आते थे, यानी सुबह या कोई भी तिथि में जब दरबार लगता था, यानी वो अपने आश्रम स्थल से जब वो अपने दरबार में जाते थे, उस समय जो मुख्य द्वार पर जो बजाया जाता था वाद्य यंत्र, वो वाद्य यंत्र था नौबत। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें नगाड़ा की, तो नगाड़ा या नकारा, ये दो शब्द इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा इसको शहनाई के साथ बजाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो
भैंस की खाल से इसका भी निर्माण होता है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर जो था, यानी मुगल सम्राट अकबर, जिसको सहिष्णुता के लिए जाना जाता है, जिन्हें सभी धर्मों को समान रूप से देखा, और उसके लिए हमेशा पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में उसको याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सभी धर्मों को समान रूप से देखा था। और वाद्य यंत्र की बात करें तो अकबर जो थे वो नगाड़ा बजाने के लिए प्रसिद्ध थे, और उनको ये जो वाद्य यंत्र था वो उनको अच्छा लगता था। इसके अलावा हम बात करें रामाकिशन सोलंकी। रामाकिशन सोलंकी जो थे ये पुष्कर थे, और कुचामन की ख्याल जो आपने सुना होगा कि उसका जब ये वाचन करते थे उस समय नगाड़ा का जो है ये लोग, ये जो रामाकिशन है सोलंकी, ये इसका वाचन करते थे, और इसीलिए इसको जाना भी जाता है। तो इस स्लाइड के अंदर हम पढ़ेंगे अब कुछ बचे हुए अवनत वाद्य यंत्र। तो हमारा जो अगला है वो है मांदल। मांदल यानी यह मृदंग के समान होता है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ये बकरे की खाल से बना हुआ होता है। और भील और गरासिया जो लोग हैं वो इसका वाचन करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर कि मोलेला गांव में सबसे ज्यादा जो है प्रसिद्ध है मांदल, वो मोलेला गांव का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें चंग की, तो चंग इसको डफ भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बकरे की खाल से इसका निर्माण होता है, और शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर चंग का बजा जाता है, और कालबेलिया जाति भी जो है चंग को बजाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें खंजरी की, तो खंजरी है वो आम की लकड़ी से बना होता है। खंजरी और इसके अलावा डेरू, ये दोनों है वो आम की लकड़ी से बने होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम जाति की बात करें तो कामड़, भील, नाथ और कालबेलिया जाति है, इसके द्वारा ये खंजरी वाद्य यंत्र बजा जाता है। इसके अलावा हम बात करें डेरू की, तो डेरू आम की लकड़ी से बना होता है। इसके अलावा झाड़ पीर और गोगा जी, झाड़ पीर या गोगा जी के भक्तों द्वारा जो है इसका डेरू का जो है वो वाचन किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें तासा की, तो तासा बकरे के खाल से इसका निर्माण होता है। इसके अलावा बांस की जो लकड़ी है उसके द्वारा द्वारा इसका जो है निर्माण होता है, और ताजिए के समय जो है मुस्लिम समाज इसको बजाता है। इसके अलावा हम बात करें तो ये गमी का वाद्य यंत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें माटे की, तो माटे जो है ये पाबू जी की फड़ जब वाचन की जाती है तो उसके भक्तों के द्वारा इस माटे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हमने अवनद वाद्य यंत्र आज पूरे कर लिए। अब हमारा चौथा एक पोर्शन और बचा हुआ है, वो है घन वाद्य यंत्र, जो कि चौथा प्रकार है, उसको हम कल करेंगे। और आज का अंतिम संदेश यही है कि अगर आप किसी समाज में रह रहे हो तो समाज के अंदर थोड़ी सी खुद अपने आप को बदलाव करके पॉजिटिव लाने का प्रयास करें। अगर आप एक अध्यापक हैं तो प्रयास करें कि आपके आसपास कोई भी बच्चा है उसको पढ़ाने का, आप पैसे नहीं दे सकते कोई बात नहीं, बट आप किसी को आप पढ़ा सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, और उससे हो सकता है आपका पढ़ाया हुआ बच्चा कोई बड़े स्तर पे चला जाए, तो सबसे ज़्यादा खुशी आपको होगी उस दिन। इसके अलावा अगर आप किसी बैंकिंग सेक्टर में लगे हुए हैं तो आप बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए होती हैं, और लोन्स दिए जाते हैं गरीबों को अलग अलग क्षेत्र में। तो वो सारी योजनाएं जो हैं आप किसी कमज़ोर व्यक्ति या कमज़ोर तबके के व्यक्तियों को ऊपर उठाने के लिए आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप इस तरह से समाज में अपनी एक अच्छी तरह से मैं ये कहूँगा कि आपको प्रतिष्ठा भी हासिल होगी, और आप एक एक अलग लेवल के व्यक्ति समझे जाएंगे। समाज आपको एक बहुत ही पॉजिटिव नज़र से देखेगा, और आपकी पीढ़ी तो आपको याद करेगी ही, लेकिन आपके आसपास की जो पीढ़ी है वो भी आपको याद करेगी, आप अपने कर्मों के माध्यम से, क्योंकि आपने खुद के लिए तो काम किया ही किया, इसके अलावा आपने आसपास के समाज को भी एक संदेश अपने कर्मों के द्वारा दिया, जिससे समाज में कुछ बदलाव हुआ, तो वो कारण आप हैं, और आप
हमेशा अपने लाइफ में कभी डिप्रेशन में नहीं रहेंगे। अगर आप इस तरह के काम करते हैं, यानी सोशल वर्क आप करते हैं, अपने जितना आप हो सके, आप अगर खुद से बाहर निकल के, जब भी आप खुद से बाहर निकलेंगे, सेल्फिश चीज़ों को छोड़ेंगे, सिर्फ खुद का विकास के बारे में सोचेंगे, तो आप हमेशा, मैं ये कहूँगा कि एक समय के बाद आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने लाइफ से, अपने अपने सेल्फिश सोच से आप अगर बाहर निकलेंगे और समाज के लिए कुछ करने की आप क्षमता रखेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया की कोई ताकत आपके डिप्रेशन को, आपका जो डिप्रेशन है उसको हावी नहीं होने देगी, और आप हमेशा अपनी लाइफ के अंदर खुश नजर आएंगे, और समाज आपको, पूरा का पूरा समाज एक दिन आपके पीछे खड़ा हो जाएगा, और जैसा आप कहोगे समाज आपके साथ खड़ा रहेगा। तो अगर आप इस तरह की इनोवेशन कर सकते हो तो आप अवश्य करिए, और एक 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 अच्छे व्यक्तित्व के रूप में इस समाज में आपने इतनी पढ़ाई की है, इतनी मेहनत की है, तो अब जाते समय जब इस समाज से आप जाओगे, तो उस समय आपको याद करें लोग पीछे कि एक ऐसा व्यक्ति था। जिस तरह से बहुत सारे व्यक्तित्व हैं, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम याद करते हैं, महात्मा गांधी को हम याद करते हैं, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने पूरे भारत को 362 टुकड़ों को एक एक संगठित कर दिया। ऐसे कुछ बड़े काम करने की सोच रखिए, और छोटे से स्टार्ट करिए। जो भी आपका काम है उस काम को पॉजिटिव तरीके से करिए। इसके अलावा सेल्फिश सोच से बाहर निकलें, और समाज के लिए थोड़ा बहुत जितना हो सके, आप पैसे ना दें, लेकिन अपने काम से, अपने माइंड से, जो भी चीज़ें पॉलिसी सरकार की है या कुछ भी है, उसको गरीब तबके तक पहुंचाने का प्रयास करें। और जातिवाद रहित, आप किसी भी जाति, हर एक जाति के अंदर आपको गरीब लोग मिल जाएंगे, और उन पर तक वो पॉलिसी पहुंचाने का प्रयास करें। और यही आपको एक पॉजिटिव संदेश मेरा था। इसके अलावा हम कल और चर्चा करेंगे वाद्य यंत्रों पे। तब तक के लिए जय राजस्थान, जय भारत।